मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम विज्ञान वन के आपका जो सेकंड चैप्टर है कार्य और ऊर्जा उसके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्क्रीन पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे जिसमें आपको कुछ बच्चे और एक व्यक्ति है जो कि बोझा उठाता हुआ दिख रहा है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो जो लड़की है वो अध्ययन कर रही है, लिख रही है, राइटिंग कर रही है और साथ ही साथ अपना दिमाग भी लगा रही है। और बच्चा जो है वो गेंद खेल रहा है गेंद से, जिसके लिए उसे कंसंट्रेशन यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का कार्य कर रहा है। और जो लड़की टीवी देख रही है वो भी जो है अपने मानसिक रूप से जो मानसिक कार्य कर रही है। और जो व्यक्ति बोझा उठा रहा है वो व्यक्ति जो है वो शारीरिक कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर इन पिक्चर्स को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ काम हो रहा है, परंतु जो कार्य हो रहा है वो एक्चुअल में अगर साइंस की भाषा में कहा जाए ऐसे तो होता है कि दैनिक जीवन में हम कहते हैं हमने बहुत काम किया, आज हमने बहुत राइटिंग किया, हमने बहुत सारी पढ़ाई की है, हमने बहुत काम किया, परंतु उसे विज्ञान जो है काम नहीं मानता है। तो एक्चुअल में विज्ञान काम किसे मानता है? तो उसके लिए यहाँ पर बौद्धिक और शारीरिक दोनों रूप से काम हो रहा है, परंतु हम कार्य हुआ ऐसा हम कब कह सकते हैं? तो आइए देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर है वो इसी रिगार्डिंग है कार्य और ऊर्जा, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कार्य की इकाई और फिर उसके बाद कार्य कितने प्रकार के कार्य होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो देखते हैं कार्य की परिभाषा क्या है। किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य हुआ ऐसा कहते हैं। देखिए कोई व्यक्ति अगर एक ट्रक को धक्का दे रहा है और चाह रहा है कि ट्रक जो है अपनी जगह से हिल जाए, तो उसके लिए जो है उसे ट्रक को बहुत बल लगाकर उसको पुश करना पड़ेगा, उसको धक्का देना पड़ेगा, परंतु वह ट्रक क्या आपको लगता है कि वो अपनी जगह से हिल जाएगी? तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए यह जो व्यक्ति जो धक्का दे रहा है ट्रक को, और अगर ट्रक वहां से नहीं हिल रही है या कोई भारी सा पत्थर है वो नहीं हिल रही है, तो उस दृष्टि में उसने काम किया है, बल लगाया है, लेकिन वह कार्य हुआ नहीं है क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ है। तो कार्य वही कह रहा है कि किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर, अगर उसका विस्थापन होता है तो ही हम कहेंगे कि कार्य हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कार्य का जो सूत्र हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ये आपने पिछले कक्षा में भी पढ़ा है, कार्य बराबर बल है विस्थापन। तो आइए देखते हैं अभी स्लाइड में यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। इस चित्र में एक लड़की अ वाला जो चित्र है, अ और प, 3 चित्र दिए हुए हैं। अ वाले चित्र में जो है आप देख सकते हो कि एक लड़की जो है एक लकड़ी का टुकड़ा, छोटा सा लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसको A पॉइंट से B पॉइंट पर ले जा रहे हैं। तो जब ले जाते समय उसे जो है कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और कार्य जो है जब टुकड़े का विस्थापन होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्य हुआ है। वो वाले चित्र में आप देखेंगे कि जो लड़की है वो एक छोटे से गाड़ी का खिलौना है, उससे खींच रही है रस्सी के द्वारा। तो आप देखेंगे कि जो बल लगा रही है वो रस्सी के ऊपर लगा रही है, जो कि जो सतह है उसके समांतर नहीं है, जो सरफेस है नीचे जो जमीन है उस पर गाड़ी चल रही है। तो जो फोर्स है वो आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका जो फोर्स है वो आपका ये क्षैतिज दिशा में इसका विस्थापन हुआ है, किसका, गाड़ी का, परंतु जो रस्सी है उस पर बल F प्रयुक्त हो रहा है, रस्सी पर वो बल लगा रही है, परंतु जो विस्थापन है वो जमीन के समांतर यानी कि जो सरफेस है नीचे का जो क्षैतिज दिशा में उसका विस्थापन हो रहा है। तो इस दिशा में क्या हो रहा है कि जो विस्थापन है, देखिए विस्थापन को मैं F से लिख रही हूँ, तो यहाँ पर जो बल लग रहा है F, रस्सी पर बल लग रहा है F, और जो विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर जो नीचे की दिशा में जो क्षैतिज दिशा में जो S विस्थापन हुआ है गाड़ी का, उन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, तो उसे हम थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ऐसा जीरो बनाना है, उसको बीच में से कट करना है, तो ये थीटा हो गया आपका। उसी तरीके से एक बड़ा सा वाहन है, वो अगर एक छोटी सी गाड़ी को खींचता है तो वहां पर भी जो एंगल है उस रस्सी के ऊपर जो बल लग रहा है वो उस रस्सी के ऊपर लग रहा है, और उसका जो विस्थापन है वो समांतर इसमें हो रहा है। तो
बल और जो विस्थापन है उसके बीच का जो एक कोण बन रहा है उसे हम थीटा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम अभी आगे कि इस प्रकार अगर बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण बनता है तो उसे हम किस प्रकार से जो है कार्य हुआ है वहां पर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि कितना कार्य हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कि माना कि प्रत्यक्ष रूप से जो रस्सी के ऊपर लड़की बल लगा रही है वो बल F है और विस्थापन की जो दिशा है उसमें लगा हुआ बल क्या है F1 है, मानिए ऐसा। तो विस्थापन जो है वहां पर S हुआ है तो इस समय किया गया जो कार्य है वो W बराबर क्या हो जाएगा F1 S हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है जो बल है यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे W बराबर क्या लिया हमने F1 S लिया है। तो बल जो है वो F धागे की दिशा में अर्थात क्षैतिज के समांतर रेखा से कुछ अंश के कोण पर प्रयुक्त किया जा रहा है, इसलिए F का जो क्षैतिज के समांतर दिशा में कार्य करने वाला घटक F1। तो इसको हम त्रिकोणा जो थीटा वहां पे जो एंगल बन रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये F हो गया आपका जो कि रस्सी पर बल लग रहा है और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये क्या है आपका क्षैतिज दिशा में F1 बल लग रहा है। तो यहाँ पे जो इसके बीच का जो कोण है थीटा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम cos थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे इसको अपना भूमिति में त्रिकोणमिति एक चैप्टर है उसमें आपको साइन cos वैल्यू पता चलेगी। तो अभी मैं सिर्फ cos थीटा के बारे में बता रही हूँ। cos थीटा बराबर क्या है कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए ये 90 एंगल का अगर इसको जोड़ देते हैं हम तो यहाँ पर एक समकोण बनता है। समकोण बनता है तो 90 के जो सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। तो कर्ण जो है वो हमारा क्या हो गया F से लिखेंगे हम कर्ण को और कोण की संलग्न भुजा यानी जहां पर कोण बन रहा है तो एक साइड ये आपका क्या हो गया कर्ण हो गया और ये वाली साइड क्या हो गई संलग्न भुजा हो गई, उसको हम F1 से दिखाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू F1 बटे F हो जाएगा। तो यहाँ हम लेंगे F1 को वहीं पर छोड़ दीजिए और F को यहाँ ले जाइए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका F1 बराबर F cos थीटा हो जाएगा। तो इसलिए बल द्वारा किया गया कार्य, तो आइए वापस समीकरण 1 जो है आपका उसको ले लेते हैं W बराबर F1S। ठीक है, तो यहाँ पे F1 का मान अभी हमने क्या निकाला F cos थीटा, तो बस हमको क्या करना है W बराबर F1 के जगह पे हमको F cos थीटा लिख देना है और इनटू S हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बनता है W बराबर Fs cos थीटा। तो यहाँ पर हमको अगर कहीं कोण बन रहा है बल और विस्थापन के बीच में तो हमको इस तरह से कार्य जो है उसको इस तरह से लिखना है W बराबर Fs cos थीटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो कार्य की जो इकाई है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। कार्य की इकाई जो है यहाँ पर क्या है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो इसलिए एसआई प्रणाली में अगर जाएंगे तो बल की जो इकाई है वो क्या है न्यूटन है और विस्थापन की इकाई क्या है मीटर है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बल जो है उसको हम न्यूटन से डिनोट करते हैं। ओके, बल को हम न्यूटन लिखेंगे बल को और जो विस्थापन है उसको हम मीटर में लिखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस है ना तो उसको हम मीटर या सेंटीमीटर में लेते हैं। तो एसआई प्रणाली में लिख रहे हैं इसलिए मीटर लेंगे, ये न्यूटन इनटू मीटर हो गया। तो इसलिए आपकी जो इकाई है वो कार्य की क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर हो जाएगी। ठीक है, कार्य बराबर क्या हो जाएगा जो इकाई आएगी उसकी वो क्या आएगी न्यूटन मीटर आएगी। तो इसको हम जूल भी कह सकते हैं। तो बच्चों इसको हम जूल भी कह सकते हैं। अगर 1 न्यूटन मीटर है यहाँ पर तो उसे हम जूल भी कह सकते हैं। तो 1 जूल का कार्य कब होगा जब 1 न्यूटन बल की क्रिया द्वारा पिंड का बल की दिशा में 1 मीटर अगर विस्थापन होता है तो किए गए कार्य को हम 1 जूल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। तो आपकी कार्य की जो इकाई है वो क्या आएगी 1 जूल आएगी। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन। अब सीजीएस प्रणाली में देखेंगे एसआई प्रणाली में हमने देखा 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर हो गया। सीजीएस प्रणाली में हम छोटी इकाई ले लेते हैं जिसमें कि डाइन और विस्थापन की जो इकाई है बल की इकाई डाइन हो जाएगी और विस्थापन की इकाई जो है सेंटीमीटर में हो जाएगी। इसलिए कार्य की जो इकाई है वो डाइन सेंटीमीटर हो जाएगी जिसे हम अर्ग कहते हैं। जैसे जूल कहते हैं उसी तरह से सीजीएस प्रणाली में हम उसे क्या कहेंगे डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग कहेंगे। तो एक अर्ग बराबर क्या हो जाएगा एक डाइन की बल की क्रिया द्वारा पिंड का बल की दिशा
में अगर 1 सेंटीमीटर विस्थापन होता है तो किए गए कार्य को हम एक अर्घ कहते हैं। तो एक अर्घ बराबर आपका हो जाएगा एक अर्घ बराबर हो जाएगा 1 डाई इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे देखिए हम, ये हो गई इकाई कार्य की। अभी जूल और अर्घ में संबंध देखते हैं। तो जूल और अर्घ में संबंध अगर देखेंगे तो आपको पता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, जिसको कि हम 10⁻² सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कार्य और बल गुणे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ये हमारा सूत्र है कार्य का। इसमें हम लिख देते हैं कि कार्य की इकाई 1 जूल हो गई, और 1 न्यूटन का अगर बल लग रहा है और 1 मीटर अगर उसमें विस्थापन हो रहा है, तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन की जगह पे हम लिख देंगे 10⁵ डाइन, और जो मीटर है उसके जगह पे हम 10⁻² सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए घातांक वाले चैप्टर में मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में कि 10⁵ और 10⁻², यहाँ पर 10 आधार समान है, इसलिए यहाँ पर जो घातांक होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो 5 + 2 कितना हो गया 7, तो इसलिए 1 जूल बराबर कितना होता है 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। तो बच्चों ये ध्यान में रखिए, आपका जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है या फिर जोड़े मिलाओ में पूछ सकता है। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाता है, या फिर जूल और अर्घ में संबंध पूछ सकता है। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा 10⁻7 अर्घ। तो आपको ये पूरा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। तो इसमें देखेंगे कि जिस समय बल और विस्थापन की दिशा समान होती है, तो देखिए अभी हमने थीटा की बात की थी, वो पिछला जो स्लाइड था उसमें देखा था आपने कि W बराबर FS cos थीटा इस तरह से आ रहा था। तो थीटा आपको समझ में आ गया होगा कि कोण जहां बनता है बल और विस्थापन के बीच में, तो आपको जो है जो ये है आपका जो कार्य है उस तरह से होता है। तो जो कोण का माप होगा उसको जब हम लेंगे तो उसके हिसाब से हमारा कार्य जो है धनात्मक है या ऋणात्मक है या शून्य है उसको हम बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस समय बल और विस्थापन की दिशा अगर समान होती है, जैसे एक लकड़ी का कुंदा है और उसको जो है मैंने यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ। यहाँ देखिए कि अगर एक ये लकड़ी का टुकड़ा है और उससे मुझे क्या करना है डिस्प्लेस करना है, सॉरी विस्थापित करना है, मतलब उसको मैंने फोर्स लगाया, बल लगाया F, और ये लकड़ी का कुंदा जो है वो आपका इस जगह पे पहुंच जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो विस्थापन है वो आपका ये एक ही दिशा में हो रहा है। ठीक है, तो अगर एक ही दिशा में हो रहा है तो यहाँ देखिए जो एंगल बन रहा है वो कितना है 0 का एंगल है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई उल्टा या मतलब 90 डिग्री कुछ ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सीधी रेखा में उसने विस्थापन किया है। तो cos थीटा का मान जो है 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो 0 रखेंगे दैट इज इक्वल टू 1। तो cos 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसलिए यहाँ पर जो है अगर आप सूत्र में रखते हो कि W बराबर FS cos थीटा, तो देखिए थीटा का मान अगर मैंने 0 ले लिया है 0 डिग्री वाला, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो W बराबर हमको क्या मिलेगा, W बराबर FS और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो सेम आएगा, W बराबर FS आ जाएगा। तो W बराबर FS मतलब क्या हो गया कि ये पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव, मतलब जो आपका कार्य हुआ है वो क्या हुआ है धनात्मक हुआ है। तो यहाँ पर कार्य जो हुआ है वो आपका क्या हुआ है धनात्मक हुआ है। उसी तरह से हम देखेंगे कि जिस समय बल और विस्थापन की दिशा अगर समान होती है तो बच्चों ध्यान में रखिए कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, उस समय उस बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो धनात्मक होगा। नेक्स्ट देखिए जिस समय बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी कि 180 थीटा का मान अगर 180 डिग्री आता है तब उस बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो ऋणात्मक होता है। तो इसको समझेंगे हम उदाहरण से। तो यहाँ देखिए अगर एक ये ब्लॉक है और इस पे जो है बल लगाया गया है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे मैंने बल लगाया है, किस दिशा में, इस दिशा में लगाया है, फोर्स लगाया है, लेकिन उसका जो विस्थापन है उसके विपरीत दिशा में अगर होता है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा 180 का बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हो 180 का बनेगा, क्योंकि बल एक दिशा में लगाया जा रहा है और विस्थापन जो है दूसरी दिशा में, उसके विपरीत दिशा में हो रहा है। तो जब इस तरह से बल विपरीत दिशा में बल जो है एक दिशा में लगाया गया और उसके विस्थापन जो है विपरीत दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा, और इसलिए cos 180 का जो वैल्यू होता है -1 होता है।
तो इसलिए यहाँ पर जो कार्य होगा वो निगेटिव होगा, माइनस होगा, ठीक है, ऋणात्मक कार्य होगा। यहाँ देखिए जिस समय बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है तो थीटा का मान 180 डिग्री आता है, तब उस समय बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो ऋणात्मक कार्य होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा धनात्मक कार्य कैसे हुआ, ऋणात्मक कार्य कैसे हुआ। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, जिस समय बल लगाने पर विस्थापन नहीं होता है या फिर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उस समय थीटा का मान जो है वो क्या हो जाएगा, 90 एंगल पर होगा और उस समय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो इसको समझते हैं हम इस उदाहरण के द्वारा कि यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है जो कि, ठीक है, एक व्यक्ति है जो एक थैला लेकर जा रहा है और इसमें आप देखेंगे कि जो थैले को उसने हाथ में पकड़ा हुआ है तो वो जो बल लग रहा है वो ऊपर की दिशा में लग रहा है, ठीक है, और जो यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट, जो व्यक्ति चल रहा है वो किस तरफ चल रहा है, आगे, मतलब उसका विस्थापन क्या हो गया, आगे की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 90 का एक कोण बन रहा है। तो जब 90 का एंगल आता है तो यहाँ पे हम cos का जो वैल्यू है, cos 90 का वैल्यू जो रहेगा, थीटा का वैल्यू 90 लेंगे तो cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अगर किसी cos थीटा का मान अगर इसमें w बराबर fs cos थीटा पे अगर रखते हो तो यहाँ पर 0 से गुणा करने पे आपका टोटल fs जो है वो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो कार्य हुआ है यहाँ पर 0 हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य कार्य किस अवस्था में होता है, जब थीटा का मान, जब बल और विस्थापन के बीच का अगर कोण 90 का हो या फिर विस्थापन हो ही नहीं, उस वस्तु में कोई विस्थापन ना हो, तो उस समय में क्या होता है, ये 0 जो कार्य हुआ है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 180 वाला एक और एग्जांपल है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये उसको मैंने हाथ में उठाया हुआ है। तो अगर उसको हाथ में उठाया है तो यहाँ पर देखिए जो बल है वो नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, वो लग रहा है उसमें, और आपने उसको ऊपर की तरफ उठाया है तो ये दोनों बल एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे 180 का जो है एंगल लगेगा, 180 का एंगल होगा यहाँ पर। तो इसको जब हम रखेंगे w बराबर fs cos थीटा में, तो cos थीटा यानी cos 180 का जो वैल्यू है वो -1 होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपका हो जाएगा थीटा का वैल्यू 180, तो 180 का -1 होता है cos 180। तो इसलिए यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे आप तो w बराबर आपको क्या मिलेगा, -fs। यहाँ पर जो कार्य होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो बच्चों सबको समझ में आ गया होगा इतना कि धनात्मक कार्य, शून्य कार्य और ऋणात्मक कार्य, सॉरी, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य क्या है। तो आइए इसको समराइज कर लेते हैं एक बार कि हमने देखा यहाँ पर कार्य की परिभाषा, उसकी इकाई देखी हमने, कार्य का सूत्र देखा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य को हम W से डिनोट करते हैं और जो विस्थापन है उसे हम S से लिखते हैं और बल को जो है F से लिखते हैं। तो W बराबर F गुणे S। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कि कार्य का जो इकाई है, कार्य की इकाई वो जूल होती है, 1 जूल। तो 1 जूल बराबर कितने के होता है, न्यूटन। 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है। उसके बाद किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो उसके लिए आपने देखा कि जो थीटा का मान जब 0 डिग्री होगा तो W बराबर जो है वो आपका Fs आ जाएगा, यानी कि धनात्मक कार्य हो जाएगा। थीटा का मान अगर 90 आता है तो W बराबर आपका क्या हो जाएगा, पूरा कार्य शून्य हो जाएगा। और यदि थीटा का मान 180 आता है तो आपका जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इस तरह से हम जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य किस तरह से होता है उसको समझ। तो धन्यवाद। और किसी को बच्चों को डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। हेलो 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 मैम। यस बोलिए। मैम अभी जो आपने वो दिखाए थे डायग्राम, जो उसका मतलब क्या है मैम, आपने वो क्यों दिखाई ये? कौन सा डायग्राम? यही मैम जो भी आप दिखा रहे हो। ये 180 डिग्री वाला जो है, बुक जो हाथ में लिया हुआ है और एक थैले में थैला लिया हुआ वो वाला। नो मैम, जो अभी दिखाए थे, फिर अभी जो आगे लाए। एक मिनट, ये वाला। यस मैम। हाँ, ये आपका समरी है, मतलब आपको
जो हमने पढ़ा ना उसी चीज को मैंने यहाँ पर समराइज मतलब एक चार्ट में डाल दिया है। कि हमने क्या देखा, कार्य की परिभाषा देखी, फिर उसके बाद हमने उसकी इकाई देखी, कार्य का सूत्र देखा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो सब एक जगह मिल गया ना आपको कि हमने क्या पढ़ा। कार्य की इकाई देख ली, जूल हो गया, जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, यही पढ़ा ना आपने। और किया गया कार्य धनात्मक ऋणात्मक या शून्य है वो देखा हमने, तो उसके लिए थीटा का वैल्यू मैंने साइड में रख दिया है, ठीक है, ताकि आपको बेटर समझ में आए कि हमने पूरा आज क्या टॉपिक पढ़ा, ठीक है। यस मैम, याद थैंक करने यू में मैम। आसानी हो जाएगी। ओके, थैंक यू। और किसी बच्चे को कुछ डाउट है? यस, हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड और किसी को कुछ डाउट है, पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ सकते हो। हेलो 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 टीचर, बोलिए। जो आप ये जो वो लड़की को ये बताए कार्य का सूत्र ये सब, उससे हाँ। पहले जो डायग्राम बताए थे वो एक बार और बता दीजिए। ये वाला? यस टीचर। ओके, इसमें देखिए ये एक्चुअली ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे शो किया आपको कि आपको समझ में आ जाए कि शून्य कार्य कैसे हो रहा है या कार्य ऋणात्मक कैसे हो रहा है, ठीक है। जो हमको ये आपको समझ में आया कि जो हमको ये मिला W बराबर FS cos थीटा मिला, वो आपको समझ में आ गया? हेलो, W बराबर FS cos थीटा आपको समझ में आया क्या? हेलो, ये जो डायग्राम है इसका पर्पस ये है कि आपको समझ में आए कि ऋणात्मक कार्य कैसे हुआ है, कैसे 180 का एंगल बन रहा है, किस तरह से जीरो कार्य होता है तो उस समय आपका 90 का एंगल कैसे बन रहा है। बस उसीलिए ये एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर कैसे आपको ऋणात्मक कार्य मिलता है, मतलब कैसे आप थीटा का मान जो है 180 रखेंगे तो आपको जो है कार्य ऋणात्मक मिलेगा, और अगर थीटा का मान 90 आता है मतलब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं लंब दिशा में, देखिए तो 90 का एंगल बनता है तो वहां पर आपका जो कार्य है वो 0 होता है। तो उसको समझाने के लिए बस मैंने ये डायग्राम जो है मतलब ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से बताया है। हेलो, समझ में आया आपको? हेलो हेलो, और किसी को कुछ डाउट है? और किसी को कुछ डाउट है क्या बच्चों? हेलो, और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। हेलो टीचर। यस, बोलिए। टीचर, जूल और अर्ग में संबंध हाँ, क्या है? वेरी गुड। जूल और अर्ग में संबंध ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको देखिए, यहाँ स्क्रीन दिख रही है आपको? यस टीचर। वेरी गुड, ओके। देखिए यहाँ पे जूल और अर्ग में संबंध है, तो इसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है, बराबर। मतलब 1 न्यूटन का अगर बल लगा रहे हो आप और 1 मीटर का विस्थापन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल का कार्य हुआ है। समझ में आ रहा है? 1 जूल का कार्य हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर आपको 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 10⁵ डाइन। जैसे आपको पहले से क्या पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻², मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, उसी तरीके से 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मीटर बड़ी इकाई है और सेंटीमीटर छोटी इकाई है, तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। उसी तरह से 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर न्यूटन के बदले 1 न्यूटन के बदले आपको,
कि हमको अर्ग में संबंध बताना, जूल और अर्ग में, तो इसलिए हमको इकाई को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक डाइन गुणे 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 1 अर्ग के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पर यूनिट चेंज करें। तो 1 न्यूटन के बदले हम लिखेंगे 10⁵ डाइन, क्योंकि वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, तो 10⁵ डाइन लिखेंगे। और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम 10⁵2 लिख सकते हैं, 100 को हम 10⁵2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे वहां पर, तो 100 को हम 10⁵2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मीटर की जगह पे 10⁵2 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो अब आपको पता है घातांक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर आधार समान होते हैं, आधार अगर समान होते हैं तो जो घात होती है वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और +2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, ये अर्ग में, ठीक है, अर्ग में। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 10⁷ अर्ग हो जाएगा। अब समझ में आया आपको 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग कैसे आया? यस टीचर। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? हेलो, यस बोलिए। गुड मॉर्निंग मिस। या गुड मॉर्निंग, बोलिए। मिस जूल का संबंध वाला एक बार फिर से बताइए ना। देखो बेटा, यहाँ पर आपको जो है पता होना चाहिए, जैसे आपने पहले से पढ़ा है कि 1 मीटर जो है वो कितना होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता 100 है। सेंटीमीटर। यस, वेरी गुड। तो ये आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अभी आपको ये, अब आपको थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन जो है ये बल है, बराबर ना, बल जो है उसको हम न्यूटन में व्यक्त करते हैं, ठीक है, उसकी इकाई क्या है, बल की न्यूटन है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है, इसको ध्यान में रखिए आप। 1 न्यूटन जो है वो आपका कितने के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर 1 जूल जो है उसको हम, ओके, 1 जूल जो है उसको अगर हम 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां न्यूटन की जगह पे अगर मैं डाइन और सेंटीमीटर कर देती हूँ, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर। अभी आपने पिछले जो स्लाइड थी उसके अंदर क्या, हेलो, मिस आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो।